नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप। आप देख रही हैं कि एच लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का, वक्त शाम की चाय का, और इस शाम की चाय की चर्चा के साथ चर्चा हिमाचल प्रदेश की सियासत की। देखिए, सियासत में सबसे अहम कुर्सी होती है और इस कुर्सी के लिए ही राजनीति में बड़े बड़े दांव पेच खेले जाते हैं। किसी की कुर्सी जा रही है, कोई अपनी कुर्सी को बचाने में लगा हुआ है, और इस कुर्सी के खेल के बीच में ही आज चर्चा करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी पर बात करेंगे और फिर कांग्रेस पर भी आएंगे कि इन दोनों के बीच में ये कुर्सी का खेल क्या चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चा है, लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बनी हुई है कि नया अध्यक्ष कौन होगा, नई नया चेहरा कौन होगा, कुर्सी पर कौन विराजेगा। उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी हालात कमोबेश ऐसे ही है, परिस्थितियां ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस की जो सत्ता में सरकार है, सुखू सरकार, उनकी कुर्सी को लेकर सवाल उठ रही हैं। बचेगी, जाएगी, ये संभावनाएं जताई जा रही है। इन सभी संभावनाओं के बीच आज चर्चा इन्हीं पर करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मुख्य संपादक प्रदीप चौहान सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर देखिए, हिमाचल प्रदेश की अभी जो फिलहाल स्थिति है, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो हमने दर्शकों के साथ अभी मोटे तौर पर बता दी है। पहले चर्चा बीजेपी पर कर लेते हैं। भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। नाम कई लिस्ट में शामिल माने जा रहे थे, लेकिन अब खबर ये है, सूत्रों के अनुसार ये चर्चा है कि डॉक्टर राजीव बिंदल तीसरी बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या लगता है आपको कि कितना ये, अगर ऐसा होता है तो भाजपा का ये दांव कितना सीधा है और इसका असर आने वाले समय में भाजपा पर क्या पड़ेगा? देखिए सुनैना, अगर ऐसा होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होगा और इसकी वजह क्या होगी। देखिए, इसका गणित सीधा साधा है। जैसा मैं और आप कई बार हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि बीजेपी के जो अभी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो जिस तरह से लगातार हिमाचल में एक्टिव है, तो वो क्लियर सिग्नल जा रहा है कि वो हिमाचल में अपने लिए अपनी जमीन वापस जो है वो सींचना चाह रहे हैं, राजनीतिक जमीन, और साथ में शायद अपने बेटे के लिए। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, तो जेपी नड्डा जी वहां अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बेशक कुछ दिन तक मंत्रिमंडल में रहेंगे, लेकिन वहां भी संशय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का भी जब विस्तार होगा या फेरबदल होगा मंत्रिमंडल में, तो उसमें शायद जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे उन्हें, या मंत्रिमंडल में रहते हुए भी शायद उन्हें ये इशारा मिल चुका है कि आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो आप अपने राज्य में जरा अपनी जमीन तलाश लीजिए। शायद इशारों में उन्हें कह दिया गया है कि अगले मुख्यमंत्री आप हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको जरूरी है कि प्रदेश में अगर अपनी जमीन मजबूत करनी है तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ऐसा आदमी हो जो उनका विश्वास पात्र हो और जो संगठन को भी जानता हो, संगठन में काम करना भी जानता हो। तो उस फ्रेम में जेपी नड्डा के लिए राजीव बिंदल से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि राजीव बिंदल नड्डा जी के खास है और आज की डेट में तो कम से कम है। और दूसरा, राजीव बिंदल पुराने चावल है, संगठन के पुराने आदमी, वो अच्छी तरह से जानते हैं संगठन के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है पार्टी के लिए, वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस वक्त भी वो बीजेपी के लिए हिमाचल में फंड इकट्ठा करते थे, जिस वक्त राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी का कोई इतना बड़ा वो नहीं था। तो वो पुराने आदमी है, तो वो फील बैठते हैं जेपी नड्डा को कि ऐसा कोई राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के बाद खुद तो वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते, अपना डिमोशन तो क्यों करेंगे। तो इसलिए जेपी नड्डा सूट करते हैं, और मुझे जेपी नड्डा को बिंदल सूट करता है। मुझे लगता है कि जो बात आपने बताई है अभी, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जेपी नड्डा शायद प्रदेश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने से पहले एक ये नियुक्ति कर जाए कि अपने प्रदेश का अध्यक्ष को नियुक्त कर दें, और इतनी छूट तो वो मोदी और शाह जी उनको देंगे, दे सकते हैं आराम से। तो अपने जाने से पहले यहाँ पर बिंदल जी को वापस कुर्सी पे बिठा सकते हैं, और आके फिर दोनों की जोड़ी जो है वो अपनी जमीन, बिंदल जी भी अपनी जमीन बनाएंगे और नड्डा जी अपनी जमीन बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे एक जरूर कहानी है जो बीजेपी के अंदर से आती है कि बिंदल जी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो बिंदल जी इसी शर्त पर अध्यक्ष बनेंगे कि वो पार्टी को ये कहेंगे कि वो संगठन का काम करेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो बीजेपी नहीं चाहती कि फिर से बीजेपी में एक और क्लेमेंट सीएम पोस्ट का हो जाए। तो वो बिंदल अगर ये कहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा,
इसी शर्त पे शायद उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फिर रास्ता सीधा सीधा क्लियर है, जिसको हाईकमान चाहेगी और हाईकमान किसको चाह रही है वो मैं आपको बता ही चुका। जी जी, देखिए सर, इन सबके बीच में जो बिंदल के विरोधी खेमे के लोग हैं, आपको नहीं लगता कि फिर उसके बाद बिंदल तो ओपनली सब कुछ ऐसे जो बाकी विरोधी हैं उनके खिलाफ भी काम कर सकते हैं, तो उन विरोधी खेमों का क्या होगा? वो पूरी तरह से क्या साइडलाइन कर दिए जाएंगे? देखिए, फिर विरोधी कैसे रहेंगे ना, जब अभी विरोधी गुट किस लिए है? विरोधी इसलिए कि अध्यक्ष के पद की लड़ाई है। जयराम ठाकुर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, बिंदल अध्यक्ष बनना चाहते हैं और भी 2-3 लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जब अध्यक्ष में पद पर बिंदल बैठ गए और बिंदल ये कह दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो एक बात तो तय है ना कि 2 चीजें तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अध्यक्ष पद की दावेदारी खत्म किसी और की, और बिंदल की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी खत्म। फिर सारा दारोमदार बच जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर बाद में कौन चेहरा होगा। लड़ाई फिर वहां आ जाती है। वहां पर फिर अगर जेपी नड्डा खड़े होंगे सामने, तो फिर आप खुद ही समझदार हैं कि जेपी नड्डा के सामने कोई और चेहरा टिक नहीं सकता। हाँ, खुदा न खास्ता अगर अनुराग ठाकुर खड़े हो जाते हैं या उनको आगे किया जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी आज की डेट में जितना संगठन को लेके मजबूत है और जो उनके एक बार ऊपर से जो डिसीजन आ जाए उसके आगे किसी की औकात नहीं है कुछ कहने की, तो वहां मुझे नहीं लगता कि नड्डा और अनुराग ठाकुर आमने सामने होंगे। दोनों में से एक ही होगा, और एक होगा तो फिर बाकी लोकल जितने हैं, वो चाहे जयराम ठाकुर हो चाहे कोई और हो, मुझे नहीं लगता कि फिर उनका उनके सामने टिक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे भी जहां वसुंधरा राजे सिंधिया के आगे एक फर्स्ट टाइमर वो जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जहां शिवराज सिंह चौहान के सामने उनके जूनियर मंत्री को सीएम बना दिया जाता है, तो वहां जयराम ठाकुर तो वो एक ही बार के जो है वो मुख्यमंत्री है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो चलिए एक पक्ष है कि बिंदल के नाम पर पैरवी की जा रही है, हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है और जब तक ऐलान नहीं होता तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इससे इतर अगर दूसरी तरफ देखें सर, क्योंकि भाजपा का जब तक ऐलान नहीं होता तब तक संभावनाएं जताई जाती रहेगी, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ हम चले, इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार में जो हो रहा है वो चर्चा। एक मिनट सुना ना, यहाँ आपको एक चीज और, अभी बीजेपी पे एक थोड़ा सा और चीज करनी चाहिए फोकस हमें। आजकल जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हिमाचल के दौरे पर हैं, लाहौल स्पीति घूम रहे हैं, वो क्या वजह है? दिखाने के तो कुछ और है, हाथी के दांत, खाने के दांत क्या है? दरअसल मुझे ऐसा लगता है किरण रिजिजू इसलिए आए हैं और उसी एरिया में घूम रहे हैं जो कंगना रनौत का लोकसभा क्षेत्र है, वहां बिंदल भी है मौजूद। वो जो पार्टी और कंगना रनौत के बीच में एक दूरी है यहाँ पर, उस दूरी को पाटने का काम किरण रिजिजू को सौंपा गया। किरण रिजिजू उसके लिए आए हैं कि कंगना रनौत और पार्टी के बीच की दूरी को खत्म किया जाए, इसलिए बिंदल भी वहां पर है, वो जो अभी अध्यक्ष है और जैसा आप बता रही हैं कि आने वाले अध्यक्ष भी वही हो सकते हैं, और कंगना रनौत भी वहां पर है। तो इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा कि दोनों को आमने सामने बैठाकर चीजों को क्लियर कर लिया जाए और आगे जो है स्मूथ सेलिंग हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट एंगल है, इसको देखना चाहिए किरण रिजिजू की यात्रा को इस एंगल से। जी, क्योंकि काफी समय से ये चर्चा थी कि कंगना भाजपा के कार्यक्रमों से नदारद ही रही है, तो ऐसे में बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो खाई है इसको कम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर इसमें कामयाब होती है तो शायद पार्टी के लिए ही बेहतर है, वरना सवाल तो पार्टी पर महिला चेहरे को लेकर विशेष तौर पर उठते ही रही हैं। तो सर अब हिमाचल कांग्रेस की अगर बात करें तो सुक्खू सरकार में देखिए पिछले हफ्ते नीरज भारती हैं और पूर्व सीपीएस है, ज्वाली के जो विधायक है, मंत्री है सुक्खू कैबिनेट में, मंत्री चंद्र कुमार उनके बेटे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता के इस्तीफे देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, संगठन की सुनवाई नहीं हो रही है और उनके पिता मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अगले ही दिन उनके पिता मीडिया कर्मियों के सामने आते हैं और इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मामला अब निपट गया है, कि बातचीत हो चुकी है। तो क्या इसे जिस तरह से राजनीतिक माहिर मान रही हैं कि ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स थी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ इस वक्त सुक्खू सरकार में चल रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कल की, कैबिनेट की बैठक थी और 4 मंत्री इस बैठक से दूर नजर आए। देखिए सुने ना, इससे 2 चीजें बिल्कुल क्लियर साफ निकल के आती हैं। जो राजनीति को समझते हैं
उनको साफ दिख रहा है दो चीजें। चंद्र कुमार के बेटे कहते हैं वो इस्तीफा देंगे, अगले दिन चंद्र कुमार कहते हैं कि चीजें सुलट गई है। इसका मतलब एक बात तो साफ होगी कि नीरज ने जो कहा था वो सच था। चंद्र कुमार जो है वो इस्तीफा देने की सोच चुके थे। जब वो कहते हैं ना कि चीजें सुलझ गई हैं, तो मतलब चीजें उलझी हुई थी, वो सोच रहे थे इस्तीफा देने का। वो सीएम साहब ने बात की होगी, सुक्खू जी ने बात की होगी, चीजें जो है वो कुछ मान ली गई होगी, कुछ को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया होगा। लेकिन एक चीज तो पता लगी ना कि रिश्ते में के धागों में गांठ पड़ चुकी है। इसका मतलब नाराज है। फिर आपने कहा कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट मंत्री नहीं आ रहे। अब तक तो खबरें हम ये सुनते थे कि सरकार और संगठन में कांग्रेस के 36 का आंकड़ा है, क्योंकि प्रतिभा सिंह है, नहीं बन रहा। लेकिन अब तो विद इन कैबिनेट, विद इन सरकार जो है सुक्खू जी के खिलाफ नाराजगी इसका मतलब दिखने लगी है। वो मिनिस्टर जो सुक्खू जी ने अपनी पसंद से बनाए थे सारे के सारे, ये भी एक साफ संकेत चला गया। दूसरा संकेत है कि चंद्र कुमार अगर छोड़ देते हैं, चंद्र कुमार की अगर नाराजगी दिखती है, तो सिर्फ चंद्र कुमार नाराज नहीं होता। चंद्र कुमार कहां से आते हैं, किस जिले से आते हैं? हिमाचल के सबसे बड़े जिले से आते हैं, उस जिले से जो सरकार बनेगी गिरेगी डिसाइड करता है। मंत्री अभी वही है उधर से, बड़े मंत्री, वरिष्ठ नेता है, सुक्खू से सीनियर नेता है। अगर वो नाराज हो रहे हैं तो इसका मतलब एक बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया ना कि लोअर हिमाचल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सुक्खू जी। लोअर हिमाचल की नाराजगी दर्शाता है वो। तीसरा ये संदेश हुआ। चौथा संदेश साफ ये है कि अगर जैसा आपने कहा कि ये प्रेशर टैक्टिस किस पे आजमाई जाती है? प्रेशर टैक्टिस उस पे आजमाई जाती है या तो जो कमजोर होता है कि उसे दबाओ डराओ तो वो बात मान जाएगा, या वो जिसे कुछ डर होता है। तो या तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कमजोर मुख्यमंत्री है, इनएक्सपीरियंस है शायद इसलिए, या उन्हें ये डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए नाराजगियों को मनाने के लिए जो है वो जो कहे वो मान लो। ऐसे ही दो वजह से प्रेशर टैक्टिस काम करती है, और चंद्र कुमार ने अगर काम किया तो ये दोनों चीजें भी साफ हो गई। तो ये 4-5 चीजें जो है चंद्र कुमार वाले एपिसोड में साफ दिख गई हैं कि दरअसल अब सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक सिर्फ इतना था कि भाई राजनीतिक रूप से जो है वो कमजोर दिख रहे थे, संगठन से कमजोर दिख रहे थे, लेकिन सरकार उन्होंने जो है बचा रखी थी, अपनी सरकार में उनका पकड़ था। लेकिन इस एपिसोड ने और उसके बाद जो मंत्रियों की गैर हाजिरी के कहानियां आ रही हैं, उसने ये भी बता दिया कि विद इन सरकार भी चीजें ठीक नहीं है। चीजें अगर दुरुस्त नहीं की सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल्द ही, तो मामला हाथ से निकल सकता है। जी। इन सबके बीच में सर हाईकमान को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या हाईकमान को ये सब नहीं दिख रहा है कि उनकी जहां सरकार है उनकी पार्टी की, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, तो हाईकमान की दखल अंदाजी क्यों नहीं? देखिए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हाईकमान ने हिमाचल को उसके हाल पे छोड़ दिया। अब तो ना प्रियंका गांधी इंटरफेयर करती है, राहुल गांधी ने तो आना ही छोड़ दिया, आते ही नहीं है इधर। कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, वहां तो राहुल गांधी हर 6 महीने में 1-2 बार जाए आते हैं, साल में 4-5 बार जाए आते हैं। हिमाचल तो आए ही नहीं चुनाव के बाद से। संगठन सृजन की बात कांग्रेस कर रही है, जहां सरकार है यहाँ संगठन है ही नहीं, संगठन खत्म है। यहाँ ना संगठन की बात हो रही है, ना जिला अध्यक्षों के चुनाव की बात हो रही है, ना यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बनाया गया। लिस्ट में पता नहीं हिमाचल कहाँ नीचे है। या तो कांग्रेस हाईकमान मान चुकी है कि जितने दिन चलती है सरकार चलने दो, उसके बाद आने का तो कोई चांस है नहीं, या तो ये ऐसा मान चुकी है। या मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, सुने ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अपने 28-29 साल की पत्रकारिता के आधार पर, जहां मैंने पॉलिटिकल पार्टियों को कवर किया, कांग्रेस पे बहुत मैंने जो है वक्त बिताया है, उसको देख के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू रिस्क पे रिस्क ले रहे हैं, जिस तरह से वो, चाहे वो इकोनॉमी के ग्राउंड पे हो, चाहे रूल एंड रेगुलेशन पे हो, चाहे पार्टी के लेवल पे हो, हर नाराजगी लेने को तैयार है, हर चीज जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, डिफेंड नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। या तो आखिरी के 2 साल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोच रखा है कि अभी कंजूसी कर लो, आखिरी के 2 साल में कुछ ऐसी ऐसी घोषणाएं वो कर देंगे कि इस प्रदेश की जनता को खुश कर देंगे और राजनीति पलट के रख देंगे। या तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ है, क्योंकि अक्सर जब कोई पॉलिटिकल नेता इतने बड़े रिस्क लेता है ना, कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी नाराज कर रहा है, विपक्ष को भी नाराज कर रहा है, एम्प्लॉयज को भी नाराज कर रहा है,
फार्मर्स को भी नाराज कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को भी नाराज कर रहा है, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा होता है। वरना ये जो पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से बचा लो, यहाँ से बचा लो, मैं 2027 तक देश प्रदेश को ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी तो जानते हैं ना, है तो राजनीति में, वही स्टूडेंट राजनीति से आए हैं, वो भी जानते हैं कि राजनीति में आज का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं, परसों की बात क्या करूंगा, या 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल की बात क्या करूंगा, किसकी बात करके क्या फायदा। तो वो भी जानते हैं कि अगर मैं ये सब चलता रहूंगा तो मैं रिपीट नहीं होने वाला, तो लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब किसी चीज के लिए बचा तो रहे। वो आखिरी 1 डेढ़ साल 2 साल में क्या बड़े चीज करने वाले हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि चुनाव हमने इस देश में देखे हैं। महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का चुनाव हमने देखा है, जहां लास्ट मोमेंट पे सरकार ने एक जो हो लड़की बहन योजना और वो मेरी प्यारी बहना योजना अनाउंस कर दी, और पूरी बाजी पलट गई। जीती हुई बाजी बीजेपी हार गई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिमाग में भी कुछ ऐसा हो कि आखिरी के 1 डेढ़ साल में 2 साल में कुछ ऐसी स्कीम्स अनाउंस कर दी जाए, डायरेक्ट बेनिफिट, कैश बेनिफिट वाली स्कीम्स भी जिसमें हो, कि चीजें पलट जाए। और यही आश्वासन शायद उन्होंने हाईकमान को दिया होगा कि आप वेट कीजिए, आखिरी के 2 साल में मैं चीजें पलट दूंगा। इसलिए शायद हाईकमान चुप होगी और इस तरफ आंख मूंद करके बैठी। यही 2 वजह हो सकती है। तीसरी वजह फिर ये हो सकती है कि जिस तरह से पहले एक नाकारा प्रभारी कांग्रेस को यहाँ दिए थे राजीव शुक्ला, अब जो दूसरी प्रभारी आई है वो भी उतनी ही नाकारा दिख रही है। वो जो असल सच्चाई जो है इस प्रदेश की हाईकमान तक पहुंचा ही नहीं पा रही। इतना बड़ा यहाँ पर कूप हो गया, ऑपरेशन लोटस हो गया, राजीव शुक्ला जी को कानो कान खबर नहीं पहुंची, और राजीव शुक्ला जी को कोई भनक नहीं लगी, और राजीव शुक्ला जी ने हाईकमान को नहीं बताया। अगर पता था बीजेपी में, अगर राजीव शुक्ला होते तो आज कब के पार्टी से बाहर कर दिए गए होते। ये तो उनकी किस्मत अच्छी है कि कांग्रेस में है। तो कांग्रेस में जो लिबरल वाला लिबर्टी है कि सब जो है माफ है, माफ है, माफ है, ये ना कांग्रेस को बहुत दीमक की तरह खुद ही खा रही है। इसे मैं बताऊं, कांग्रेस की जो लिबर्टी वाला सिस्टम है ना, ये खत्म नहीं किया ना तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ज्यादा संभावना वो लगती है कि कांग्रेस ने क्यों हाईकमान ने इधर मुंह मोड़ लिया है, कि शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोई आश्वासन दिया है, इसलिए कोई बड़ी दिल्ली में भी बात नहीं होती इनको लेके, कोई इतना कुछ हो रहा है, कोई दिल्ली में ऐसा चर्चा नहीं है। कुछ तो है जो जिसकी पर्दादारी है, जब जिस पे पर्दा उठेगा तो शायद चीजें ठीक होगी। बस मेरा यह है कि सुक्खू जी वो पर्दा उठाने में कहीं देरी ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार ही करते रह जाएं और पैरों के नीचे से पानी गुजर जाए। जी, देखिए बिल्कुल, अगर तो आश्वासन दिया है तब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कुर्सी कह सकते हैं कि बची हुई है। अदरवाइज जो सिचुएशन इस वक्त दिख रही है हिमाचल प्रदेश में, जो उनके अपने ही लोग हैं, जो उनके अपने मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हैं, वो ही उनसे नाराज चल रहे हैं, खुले मंच पर आकर अपने ही सीएम के खिलाफ सवाल भी उठा रही हैं। तो उन परिस्थितियों में सीएम सुक्खू की परेशानियां बढ़ सकती है। देखिए सर, इस कुर्सी का खेल जो आपने समझाया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ के लिए, वहां परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती दिख रही है कि भाजपा में जब तक ऐलान नहीं होता तब तक कुछ कहने से बचना ही ठीक है। अगर भाजपा डॉक्टर राजीव बिंदल पर फिर से दांव खेलती है, जैसा कि खबरें सामने आई हैं, तो फिर ये तय मानकर चले कि आने वाले समय में नड्डा जी की भी इंटरफेरेंस हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। बेशक वो फ्रंट फुट पर आकर ना रहे, लेकिन बैक फुट पर भी उनका प्रभाव दिखेगा। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सीएम सुक्खू के लिए भी दोनों ही तरफ सवाल भी कह सकते हैं, असमंजस भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि अगर उन्हें हाईकमान का आशीर्वाद मिला है तो प्रदेश में फिर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रदेश में ज्यादा ही बगावत हुई और देरी उन्होंने कर दी तो फिर उनके लिए भी चिंताएं बढ़ जाएगी। फिलहाल मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा के लिए इतना ही काफी है। देखिए सुने ना, लास्ट में मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों की राजनीति में कहावतें बड़ी सही बैठती हैं। कांग्रेस के बारे में आप यूं कह सकते हो कि कांग्रेस वो पार्टी है जहां पर पक्षी को उड़ने तो दिया जाता है, लेकिन पक्षी एक पंख से उड़ता है, एक पंख से उड़ता है, दूसरे पंख से अपनी तरफ आने वाले तीरों को ही वो बेचारा इधर उधर करते रहता है। जबकि बीजेपी में एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि उड़े तो पक्षी, डूबे तो मछली। मतलब
निराश नहीं होने देना। तुम डूब भी रहे हो, तुम मछली हो, बेशक वो पक्षी है, लेकिन उसे विश्वास दिलाया जाता है कि नहीं, तुम डूब नहीं रहे हो, तुम पक्षी नहीं, तुम मछली हो। उड़ेगा तो पक्षी है भाई। तो वो वहां मोरल अप रखने की कोशिश की जाती है। यहाँ जो आगे बढ़ता है ना, उसका दूसरा पंख खींचने के लिए सब तैयार रहते हैं। जी। जी। देखिए, दोनों ही पार्टियों पर बिल्कुल सटीक आपने लाइनें कही है। देखिए सर, आपका भी काफ़ी समय हमने ले लिया है और चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा पर आज विराम देते हैं, अब इतना काफ़ी है। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर, हिमाचल प्रदेश की किसी नए सियासी चर्चा पर। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।